चलो अब हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ का यूज़ करके हम सिंपल प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें 3 अलग अलग मासेस हैं। m1 है 1 kg का, m2 है 2 kg का और m3 है 3 kg का। m1 और m2 को इंटरनली एक धागे से कनेक्ट किया हुआ है, m2 और m3 को भी एक धागे से कनेक्ट किया है। यहाँ पे फर्दर m1 को हम एक्सटर्नल फोर्स F से F इक्वल टू 12 न्यूटन से खींच रहे हैं, वो भी एक धागे के थ्रू। यहाँ पे हमें और स्पेसिफाइड किया गया है कि जो स्ट्रिंग है, जो धागा यूज़ किया है वो मासलेस है। इसका क्या मतलब है, अगर धागे को मास होगा तो हर एक पॉइंट पे टेंशन जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जब भी धागा मासलेस होगा तो टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो मासलेस का मतलब ये है कि हमें टेंशन को सेम थ्रू आउट कंसिडर करना है। सिमिलरली जो सरफेसेस हैं वो फ्रिक्शनलेस दिया है यहाँ, यानी कि m2 और ग्राउंड या m1 और ग्राउंड और m3 और ग्राउंड के बीच में कोई सरफेस जो है वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं और जो टेंशन है वो फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बना सकते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक्सेलरेशन पूरी सिस्टम का एक ही होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू 12 न्यूटन की डायरेक्शन में होगा। तो सपोज इस एक्सेलरेशन को हम लेबल देते हैं A, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स हम स्ट्रिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो टेंशन फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट, और यहाँ पे जो पर्सन खींच रहा है उसके ऑपोजिट इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई और फोर्स है नहीं बीच में, ना ही कोई और मास है। ये m1 और m2 के बीच में जो टेंशन फोर्स होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये m1 आ रहा है। सिमिलरली m2 और m3 के बीच में जो टेंशन फोर्स होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो m1 और m2 के बीच में जो टेंशन फोर्स है, सपोज हम उसको लेबल देते हैं T1, तो m1 के अपोजिट टेंशन की डायरेक्शन T1 और m2 के भी अपोजिट टेंशन की डायरेक्शन T1। अगर ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस ना होती, तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन T1 होता तो यहाँ पे कुछ और ही होता, लेकिन क्योंकि ये मासलेस है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा। सिमिलरली m2 और m3 के बीच में टेंशन को अगर हम T2 लेबल दें, तो m2 के अपोजिट जो टेंशन है वो T2 होगा, और यहाँ पे m3 के अपोजिट जो टेंशन है वो T2 होगा। अब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि सभी ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम है, और इक्वेशन ऑफ मोशन हम सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट 1 यानी कि मास m1 की बात करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अप्लाइड फोर्स है वो और ये टेंशन फोर्स, इनकी वैल्यू सेम होगी। तो T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 12 न्यूटन है हमारे पास ऑलरेडी। अब हम ऑब्जेक्ट 1 की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखना चाहते हैं। तो जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, तो हम सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ma। तो जब भी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस को ऑब्जर्व करते हैं और सिंपली उनका वेक्टर सम करते हैं। अब नॉर्मली हम वेक्टर सम करते वक्त क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हम एक कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जनरली 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो वेक्टर सम करने के बजाय हम सिंपली कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे x कंपोनेंट हुआ तो हम कंपोनेंट्स ऐड कर लेंगे। जैसे अगर 2 फोर्सेस हैं तो F1x प्लस F2x इक्वल टू MAX। इस तरह से हम कंपोनेंट वाइज ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर सम ना करके हम कंपोनेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तो 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। एक्सेलरेशन जो है हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, बाकी सब फोर्सेस हम कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो नहीं रहा। अगर हम वर्टिकल फोर्सेस भी ऐड करें तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन, तो ये हॉरिजॉन्टल ही है, एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल है और टेंशन भी हॉरिजॉन्टल है।
तो हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये m1 है, इसको खींचने वाला जो फोर्स है हम यानी कि ये टेंशन फोर्स, बट वो तो F के बराबर है तो इसकी वैल्यू 12 न्यूटन्स है, ठीक है। और इसको पीछे की तरफ खींचने वाला है ये टेंशन फोर्स T1, ठीक है। और अगर कंप्लीटनेस के लिए मैं और दो फोर्सेस जो कि प्रेजेंट है उनको इंक्लूड करूं तो एक तो उसका वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स m1g, और ये जो सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट में है वहाँ पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो m1g को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो ये ब्लॉक जो है वो ऊपर और नीचे भी मूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हमें सप्लाई नहीं किया गया है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू m1g, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिला। सिमिलरली अब हम अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो क्योंकि ब्लॉक जो है वो राइट में जा रहा है हॉरिजॉन्टली, F की वैल्यू जो है वो T1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है सिग्मा F इज इक्वल टू ma। सिग्मा F जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब सभी फोर्सेस को ऐड करेंगे इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर देंगे। तो यहाँ पे मास कितना है, m1 है, और एक्सेलरेशन सभी का सेम है, इक्वल टू a लिया है हमने। टोटल फोर्स क्या है ये हम देखेंगे। तो टोटल फोर्स है पॉजिटिव फोर्स F और अपोजिट डायरेक्टेड माइनस T1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुई F माइनस T1, दिस विल बी इक्वल टू m1a। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो दो बने, n इज इक्वल टू m1g, राइट। अगर मैं यहाँ पे n1 कहूँ तो n1 इज इक्वल टू m1g एंड F माइनस T1 इज इक्वल टू m1 है, जिसमें से हमें F पता है, m1 पता है, T1 की वैल्यू फाइंड करनी है टेंशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो अभी के लिए हम इन इक्वेशन को हमारे साथ रखते हैं और ये सेम एनालिसिस हम बॉडी 2 पे करते हैं। तो हमें एक इक्वेशन मिला F माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। अब हम बॉडी 2 की बात करते हैं। तो बॉडी 2 को अगर आप ठीक से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो बॉडी 2 को खींचने वाला फोर्स है यहाँ पे T1, और उसको पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स है T2। ऑब्वियसली T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है तो ही ये एक्सेलरेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2, दिस विल बी इक्वल टू m2a, राइट। ये न्यूटन सेकेंड लॉ, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ma। तो ये पहली बॉडी के लिए, ये दूसरी बॉडी के लिए, और फाइनली हम तीसरी बॉडी के लिए लिख सकते हैं। ये जो तीसरी बॉडी है उसको सिर्फ एक ही फोर्स पुल कर रहा है, वो है T2, और उसका एक्सेलरेशन भी a है, तो वी कैन राइट T2 इज इक्वल टू m3a। तो हमारे पास टोटल 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं। एक तो एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड करना है, और टेंशन T1 और टेंशन T2। तो इन 3 अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस भी हैं। एक F माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, दूसरा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a, एंड फाइनली T2 इज इक्वल टू m3a। तो हम इनका यूज़ करके T1, T2 और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। T2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है m3a के फॉर्म में, तो इस वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, ये T2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो यूजिंग 2 and 3 ये हम लिख सकते हैं T1 माइनस m3a इज इक्वल टू m2a, और इसको अगर हम यहाँ पे ले आए और एक्सेलरेशन को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3a। T1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3a। तो यहाँ पे T1 हमें एक्सेलरेशन की फॉर्म में मिल गया, हमारे पास T2 ऑलरेडी एक्सेलरेशन की फॉर्म में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन को यानी कि T1 की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से T1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
तो लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू m2 plus m3a into this equation. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी हैव f माइनस m2 plus m3a इज इक्वल टू m1a. ठीक है, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाके अगर कॉमन वैल्यू, कॉमन एक्सेलरेशन ले लें, तो वी हैव m1 plus m2 plus m3 इंटू a. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अप्लाइड फोर्स F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अप्लाइड फोर्स F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ये रिजल्ट थोड़ा सा ऑब्वियस जैसा लग रहा है. यहाँ पे एक फोर्स जो है वो तीन ऑब्जेक्ट्स को खींच रहा है. अब हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है. इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास. तो यहाँ पे टोटल F जितना फोर्स इन सभी मासेस को खींच रहा है, इसलिए टोटल फोर्स F डिवाइडेड बाय सब मास का टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3. अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो F की वैल्यू है 12 न्यूटन्स और ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6. तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे ही हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, हम टेंशन T1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे या फिर यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं. और T2 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी m3a. तो हम एक्सेलरेशन A का यूज़ करके टेंशन T2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और टेंशन T1 की वैल्यू भी इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं. तो लेट अस यूज़ दिस इक्वेशन A इज इक्वल टू 2 दिस वैल्यू इनटू दिस वन. तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है F माइनस T1 इज इक्वल टू m1a. F है 12 न्यूटन्स, T1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस T1 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और m1a को इस तरफ ले आता हूँ. तो ये बन जाएगा T1 विल बी इक्वल टू m1 F माइनस m1a. F की वैल्यू है 12 न्यूटन्स माइनस m1 है 1 kg और एक्सेलरेशन है 2. सो दिस इज 10 न्यूटन्स. सो T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स. सिमिलरली अगर T2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन A की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट T2 इज इक्वल टू m3a एंड दिस विल बी इक्वल टू m3 है 3 इंटू 2 दैट इज 6 न्यूटन्स. तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल क्लासिक प्रॉब्लम है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. एक मैन है जो कि एक एलिवेटर में ट्रैवल कर रहा है. हमारे पास दो केसेस हैं. पहले जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है. तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस रखा है, और ये जो मैन है जब स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा रहता है और अपना वेट चेक करता है, तो प्रॉब्लम ये है कि उसको कितना वेट दिखाई देगा, वो अपना वेट कितना मेजर करेगा. सिमिलरली जो सेकेंड केस में लिफ्ट जो है वो ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि डिसेंड हो रही है. अगेन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही है. तो यहाँ पे जब वो स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा होता है तब उसको कितना वेट दिखाई देता है. लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि जब वो ग्राउंड पे खड़ा है और अपना वेट मेजर करता है, तो उसको जो वेट है, क्योंकि उसका मास 60 है, 60 किलोग्राम फोर्स जितना मिलता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट क्या होता है. जब भी हम स्प्रिंग बैलेंस या किसी और बैलेंस पर खड़े रहते हैं, तो हमारे जो पैर हैं उसके और स्प्रिंग बैलेंस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है यूजुअल सिचुएशन में इक्वल टू हमारा जो वेट होता है उसके बराबर होता है. तो हम जब स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े रहते हैं तो हम एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हैं, विच इज़ देन आवर इक्वल टू द वेट ऑफ आवर सेल्फ. जब भी हम स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े रहेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेजर करेंगे वही हमारा वेट होता है. सिमिलरली जब इस स्प्रिंग बैलेंस को हम लिफ्ट में ले जाएंगे
तो लिफ्ट में जो भी नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा यहाँ पे वही इक्वल टू हमारा वेट होगा। तो दोनों ही केस में हम देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इस बंदे का जो वेट है वो लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तब, और जब नीचे डिसेंड हो रही है तब क्या आता है ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये असेंडिंग वाला केस है वो लेते हैं। अगेन हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ करेंगे। तो सेकेंड लॉ को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो बंदा है वो लिफ्ट के ऊपर जा रहा है, लिफ्ट पे बैठ के जा रहा है। तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है यानी कि कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही इस मैन का भी एक्सेलरेशन होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैन का जो एक्सेलरेशन है मतलब राइट हैंड साइड पे ए जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चा ये लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है। ये एम ऑलरेडी हमें पता है 60 kg है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड हमें ऑलरेडी पता है एम इज़ 60 एंड एक्सेलरेशन इज़ 2। अब ये मैन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर का फोर्स ज़्यादा है और नीचे का फोर्स कम है। तो इस सिचुएशन में अगर हम फोर्स एनालिसिस करें तो ये जो मैन है इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। तो एक ही फोर्स है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा उसका वेट यानी कि रिएक्शन फोर्स n, नॉर्मल रिएक्शन n। तो ये नॉर्मल रिएक्शन n जो है वो mg से ज़्यादा है, हम ऐसा कह सकते हैं, ताकि जो नेट एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वी कैन राइट अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं तो n माइनस एम जी, दिस विल बी इक्वल टू एम ए। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये हमारा एम ए है, राइट। सो वी कैन राइट द नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ द वेट ऑफ पर्सन, दिस विल बी एम ए प्लस जी। यानी कि जो रेगुलर वेट होता है एम जी, उसके अंदर जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उसकी वजह से भी एक वेट जैसा इफेक्ट ऐड हो रहा है। तो दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे। जी की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं और एक्सेलरेशन 2 हमें दिया है तो वी कैन सॉल्व फॉर द वेट ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे है 60, एक्सेलरेशन 2 एंड जी इज 10। सो दिस बिकम्स 720 न्यूटन। जो इसका रेगुलर वेट है वो अराउंड 600 न्यूटन आएगा। रेगुलर वेट होगा mg, दैट इज 60 इंटू 10 विच इज 600 न्यूटन्स। और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका वेट आ रहा है 720 न्यूटन्स, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट ज़्यादा दिखाएगा। ओके, तो अब हम ये जो सेकेंड केस है उसको सॉल्व करते हैं, जो डिसेंडिंग का केस है। अगेन हमें करना वही है, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे, सम ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू एम ए। अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन दिया था। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। तो अगेन ये जो मैन है इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस तो वही हैं। यहाँ पे एक तो उसका वेट है mg और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg है और जबकि नॉर्मल रिएक्शन जो कि उसका वेट है वो n है, ठीक है। तो mg क्योंकि डाउनवर्ड है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो mg माइनस n ये हो जाएगा ma, यानी कि अगर मुझे उसका वेट फाइंड करना है तो n को इस तरफ ले आऊँगा और ma को जो है वो लेफ्ट में ले आऊँगा। तो m g माइनस a। तो ये इक्वेशन बनती है वेट की जब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है a जितना एक्सेलरेशन से। अगेन इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू यानी कि उसके वेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये 60, 10 माइनस 2 इज 8, सो ये हो जाएगा 480 न्यूटन। तो जो नॉर्मल वेट है उसका 600 न्यूटन, उससे 120 न्यूटन उसकी वेट कम आएगी जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और 120 न्यूटन ऊपर की तरफ ज़्यादा आएगी जब वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है।
क्या होगा अगर ये लिफ्ट जो है उसका केबल टूट जाएगा? अगर इस लिफ्ट का केबल ऊपर से टूट जाए, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, उसका एक्सीलरेशन जो है यानी कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, अब सिंपली इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। यानी कि जब ये केबल टूट जाएगा तो एक्सीलरेशन ए विल बी इक्वल टू दैट ऑफ जी। तो अगर हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी सब्सटीट्यूट करें, सो इफ केबल ब्रेक्स, तो लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल में आ जाएगी। फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। तो उस केस में एन हो जाएगा 0, यानी कि वो बंदा जो है वो वेटलेस हो जाएगा, यानी वेटलेसनेस फील करेगा। एक और क्लासिक जो मैकेनिक्स का एग्जांपल है वो हम लेते हैं, इसको कहते हैं एटवुड्स मशीन। इस मशीन में हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली होती है। एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं और इस स्ट्रिंग के दोनों साइड हम मासेस हंग करते हैं। जनरली ये सिंगल पुली का यूज़ हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं। तो क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली है, टेंशन जो है उसकी वैल्यू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में इस सेगमेंट में जो होगी वो सेम इस सेगमेंट में भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, अगर ये मास सपोज, क्योंकि ये मास m1 ग्रेटर देन m2 लिया है, अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो उतने ही एक्सेलरेशन से ये मास जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि अगेन ये कनेक्टेड सिस्टम है, तो सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। सपोज हम ये एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा टास्क ये है कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। हमने एज्यूम किया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, इसलिए ये मास जो है वो a जितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगेन हम, और ये वाला जो मास m2 है वो a जितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मास m1 की बात करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma। हर बार हम यही इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, यानी कि डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम सम ऑफ फोर्सेस लिखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि मास m1 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले इसका वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स m1g यहाँ पे लगेगा, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा। अगेन टेंशन जो है बॉडी से अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैं टेंशन की वैल्यू जो यहाँ पे रखूँगा वो सेम यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा, क्योंकि ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, तो टेंशन दोनों साइड पे सेम रहेगा। तो क्योंकि ये जो ब्लॉक है m1 नीचे की तरफ जा रहा है, इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स टेंशन फोर्स से ज़्यादा है, तो नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि m1g और a हमारा पॉजिटिव है। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे सम ऑफ फोर्सेस और राइट हैंड साइड पे ma। तो सम ऑफ फोर्सेस मतलब कि m1g माइनस t, क्योंकि t जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो m1g माइनस t दिस विल बी इक्वल टू m1a। ये एक इक्वेशन बनता है हमारा बॉडी m1 के लिए। अगर हम बॉडी m2 की बात करें तो m2 के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है m2g, और टेंशन फोर्स अपवर्ड है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे t की वैल्यू m2g से ज़्यादा है, तो ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस सेकेंड बॉडी के लिए सम ऑफ फोर्सेस होगा t माइनस m2g, t माइनस m2g, दिस विल बी इक्वल टू m2a। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया हमें। तो ये दो इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफैक्ट t भी अननोन है, वो भी हम इन दो इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को टर्म बाय टर्म ऐड कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। तो m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g अगर हम करेंगे तो प्लस टी और माइनस टी कट जाएंगे। सो इफ़ सपोज हमारा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, देन हम दोनों को ऐड कर देंगे
टर्म बाय टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स ऐड कर देंगे तो t जो है वो कट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ m1 माइनस m2g. दिस विल बी इक्वल टू m1g यहाँ पे है और माइनस m2g यहाँ पे है, तो m1 और m2 g कॉमन ले लेंगे तो m1 माइनस m2g और ये t कट जाएंगे. दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी m1 प्लस m2a. तो a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g. तो ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन. अब इस एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू का यूज़ करके हम टेंशन फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला इक्वेशन यूज़ करके या फिर ये वाला इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं. इस एग्जांपल में हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है. इसको हमने एक प्लैंक पे रखा है, वुडन प्लैंक पे. अब इस प्लैंक का जो हॉरिजन के साथ एंगल है उसको हम धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं और कहा गया है कि जैसे ही एंगल थीटा जो है वो 15 डिग्री होता है तो ये ब्लॉक जो है जस्ट बिगिंस टू स्लाइड करता है. यानी कि 15 डिग्री जब तक कि एंगल क्रॉस नहीं होता ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहता है. वो रेस्ट पे क्यों रहता है? क्योंकि उसके ऊपर कोएफिशिएंट उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. तो हमें प्रॉब्लम में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. ठीक है, यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μs, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. तो 15 डिग्री पे ये जो ब्लॉक है वो जस्ट बिगिंस टू मूव, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी शुरुआत करता है मूव होने की. तो अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे. तो हम कंसिडर ये करेंगे कि ब्लॉक रेस्ट पे ही है, अभी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि फोर्सेस को हम बैलेंस ही करेंगे, कोई एक्सेलरेशन अज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि वो जस्ट बिगिंस टू मूव है. हम उस स्टेट से जब वो मूव कर रहा है उसके जस्ट पहले की स्टेट की बात कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि हमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की कंडीशन मिल जाएगी. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो उसका खुद का जो वेट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और क्योंकि ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी की वजह से, तो उसको रोकने वाला, इस मोशन को रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट टू द मोशन होगा, यानी कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा. और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे ये जो 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन. तो अगर ये ब्लॉक जस्ट अभी मूव होने के पहले की कंडीशन है तो रेस्ट पे है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा है. ये 2 फोर्सेस मिलके, नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करते हैं. तो हम ये बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो अगेन नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा. तो ये वेट mg है और एंगल ये थीटा 15 डिग्री है. तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसका भी एंगल थीटा ही होगा. तो ये हाइपोटेन्यूस mg है तो ये mg का कॉस कंपोनेंट होगा, mg कॉस थीटा, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा mg साइन थीटा. तो वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम बैलेंस करें तो वी विल गेट n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा. और जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको बैलेंस करने के लिए mg साइन थीटा है. अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको हम लिख सकते हैं μs n, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. तो इससे हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. μs विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय n. अब n की वैल्यू है mg cos थीटा. mg कट जाएगा तो वी विल बी लेफ्ट विथ tan थीटा. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा μs इज इक्वल टू tan थीटा. तो इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं. थीटा हमें दिया है 15 डिग्री, सो μs विल बी इक्वल टू tan 15 डिग्री. सो μs इज इक्वल टू tan 15 डिग्री और ये आता है 0.267.